हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। वो है वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि चर। इसे वेरिएबल, चर या परिवर्त्य भी कहते हैं। चूँकि यह परिवर्तनशील होता है, इसीलिए इसको परिवर्त्य भी नाम दिया गया है। ये वेरिएबल रिसर्च मेथोडोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत आवश्यक भी होता है। यदि चरों की व्याख्या या चरों का प्लेसमेंट सही ढंग से किया गया तो पूरे शोध में सही रिजल्ट आता है या पूरे शोध अच्छे ढंग से होता है। किंतु यदि हम इनमें सही तालमेल नहीं बना पाए या सही ढंग से चरों का चुनाव नहीं कर पाए, सही ढंग से चरों को प्लेस नहीं दे पाए, तो फिर प्रॉब्लम आता है और शोध प्रभावित होने की संभावना रहती है। इसीलिए इसमें यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में या रिसर्च करने में चर प्रधान कारक माना जाता है। चरों को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका अर्थ और इसके स्वरूप को जानना होगा। यानी कि यह जानने की आवश्यकता होगी कि चर आखिर किसे कहते हैं, चर क्या है और ये किस तरह से रिसर्च को प्रभावित करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डी एमेटो की एक परिभाषा दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एनी मेजरेबल एट्रीब्यूट्स of objects, things or brings is called variable। यानी कि वेरिएबल या चर हम उसे कहेंगे जिसे मापा जा सके, और वो चर कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई घटना हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। बस उसमें शर्त ये होता है कि उसे मेजर किया जा सके, उसे मापा जा सके। इसलिए डी एमेटो की इस परिभाषा से हम चर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं या उसे समझने में आसानी हो सकती है। अब नीचे हम देख रहे हैं कि किसी भी वस्तु या चीज़ या घटना को हम परिवर्त्य कहते हैं, किंतु उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि उसमें मेजरमेंट का गुण होना चाहिए। जैसा कि डी एमेटो ने पहले ही कहा है मेजरमेंट शब्द को, और इस मेजरमेंट में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव ही हो, वो क्वालिटेटिव या गुणात्मक भी हो सकता है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो चर हम शोध के दौरान चुनते हैं, उस चर में क्वांटिटी का गुण होना चाहिए। यानी कि उस चर की व्याख्या हम स्टैटिस्टिक्स के द्वारा या अंकों के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी क्वालिटी है, इसे भी देखना होगा। यानी वो क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए और क्वालिटेटिव भी होना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर डी एमेटो की परिभाषा के अनुसार भी और ऐसे भी हम देख रहे हैं कि चर किसी भी वस्तु या घटना या चीज़ को कहते हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकता है जिस पर हम शोध करना चाहते हैं। वो सामाजिक दायरा का भी हो सकता है, वो सामाजिक दायरा से बाहर का भी हो सकता है, किंतु उसे मापा जा सके इन दोनों रूपों में। यानी कि मात्रात्मक रूप से भी वो मापा जा सके और गुणात्मक रूप से भी वो मापा जा सके। और इस प्रकार चर को समझने में हमें सुविधा होगी या उसको शोध में लेने में या शोध में इस्तेमाल करने में सुविधा होगी यदि इन बातों का हम ख्याल रखेंगे। अब हमें यह देखना है कि आखिर चर कितने प्रकार के होते हैं, वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरह से हम उन्हें अपने शोध में ले सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आश्रित चर, दूसरा है स्वतंत्र चर, तीसरा है नियंत्रित चर यानी कि या नियंत्रण चर।
यानी कि उसे अंग्रेजी में डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। ये 3 तरह के चरों का होना हमारे शोध में आवश्यक है। यानी हमारे शोध में या किसी भी व्यक्ति या शोधकर्ता के शोध में ये स्वतंत्र चर, आश्रित चर और नियंत्रित चर तीनों का होना आवश्यक है। अब हम एक एक कर देखेंगे कि आखिर इन तीनों चरों को क्या कहते हैं, क्या होता है, इसको कैसे समझा या जाना जा सकता है। ये शोध में चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी व्याख्या अच्छे से करना अथवा इसको बारीकी से समझाना, आपको समझना बहुत आवश्यक है। ये आगे आपको हमेशा काम आता रहेगा और हमेशा वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल के रूप में आप पढ़ेंगी और पढ़ने के बाद जब आप शोध कार्य में इसे इस्तेमाल करेंगी तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी या इसका महत्व आपको पता चलेगा। अब सबसे पहला जो वेरिएबल लास्ट स्लाइड में था हमारा, वो था डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आश्रित चर। अब ये आश्रित चर होता क्या है? अब यहाँ पर हिल की परिभाषा दी गई है। हिल ने कहा है कि अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज वन अबाउट विच वी मेक अ प्रेडिक्शन, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल उसे कहेंगे जिसके बारे में शोधकर्ता या रिसर्चर कुछ पूर्व कथन करता है, यानी पहले से वो कहता है कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, और फिर वो शोध करता है, उन वेरिएबल्स का प्रभाव देखता है। नीचे यहाँ एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है कि यदि शोधकर्ता ये जानना चाहता है या उसका ये शीर्षक है या उसका टॉपिक है या उसका रिसर्च का विषय वस्तु है कि पुरस्कार का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि ये टॉपिक लेकर के या ये शोध का एरिया लेकर के कोई रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है, तब इसमें देखना है कि इसमें आश्रित चर कौन सा है, कौन सा ऐसा वेरिएबल है, कौन सा ऐसा चर है जो आश्रित है, जो दूसरे पर निर्भर करता है। आश्रित मतलब सामान्य भाषा में हम दूसरे पर निर्भर होने को आश्रित कहते हैं। जैसे हमारे परिवार में कहा जाता है, राशन कार्ड मान लीजिए आपके यहाँ है तो कहा जाता है आपका राशन कार्ड है, आप कितने आश्रित आपके घर में हैं, यानी आप पर कितने लोग निर्भर हैं। तो आश्रित का अर्थ सिंपल सा शब्द में होता है किसी पर निर्भर रहना, आश्रित रहना। इसीलिए यहाँ पर देखिए पुरस्कार और सीखना ये 2 चर हैं। अब सीखना जो है वो आश्रित चर हुआ। सीखना आश्रित चर कैसे हुआ? क्योंकि सीखना जो है वो पुरस्कार पर निर्भर करता है, इसलिए ये आश्रित चर हुआ। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सीखना आश्रित चर है क्योंकि सीखना पुरस्कार पर निर्भर करता है। सीखने का अपना खुद का कोई महत्व नहीं है यदि उसे पुरस्कार से न जोड़ा जाए। वो पुरस्कार शब्द जो है वो कई एक तरह का हो सकता है। पुरस्कार आप वस्तु के रूप में भी दे सकते हैं, जैसे बच्चों को चॉकलेट देना, बड़ों को उसकी कोई प्रिय वस्तु देना पुरस्कार कहलाता है। कभी कभी प्रशंसा, प्रेज भी, सोशल अप्रूवल भी पुरस्कार के रूप में देखा जाता है। तो शोध करते समय हमें ये देखना है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार कितना इफ़ेक्टिव होगा, और उसको पुरस्कार के रूप में हम लोग चुनते हैं। इसलिए यहाँ पर सीखने पर चूँकि पुरस्कार का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए सीखना आश्रित है पुरस्कार पर, तो यहाँ पर सीखना आश्रित चर हुआ। लेकिन एक बात और है कि आखिर जो ये आश्रित चर होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसमें कौन से गुण होना चाहिए, किसे हम कहेंगे कि ये आश्रित चर अच्छा है। तो इसमें कैंटोविस और रॉडिगर ने बताया है कि एक अच्छे आश्रित चर में, यहाँ देखिए, रिलायबिलिटी का गुण होना जरूरी है। रिलायबिलिटी अर्थात कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बंधना, सघन,
को कंसिस्टेंसी कहते हैं। रिलायबल का मतलब विश्वसनीयता, सिंपल सा शब्द है जिस पर विश्वास किया जा सके। तो इनका कहना है कि यदि आश्रित चर सही है और अच्छा है तो वो विश्वसनीय होगा, उसमें विश्वसनीयता का गुण होगा, उसे हम अच्छा आश्रित चर कहेंगे। दूसरा चर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर किसे कहेंगे? स्वतंत्र चर भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैंटोविज और रॉडिगर ने कहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर दोज मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। यहाँ पर मैनिपुलेटेड शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इनका कहना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर हम उसे कहेंगे जो प्रयोगकर्ता के द्वारा जिसमें जोड़ तोड़ किया जाता है, यानी कि उसमें कम या ज़्यादा किया जा सकता है, उसकी मात्रा को, उस चर को, उसको प्रयोगकर्ता अपने अनुसार जोड़ तोड़ करता है। जोड़ तोड़ यानी कम ज़्यादा आगे पीछे वो अपनी मर्जी से करता है, वैसे चर को स्वतंत्र चर कहते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं इनके द्वारा, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, कि स्वतंत्र चर उस चर को कहेंगे जिसको प्रयोगकर्ता अपने अनुसार मैनिपुलेट कर सके, जोड़ तोड़ कर सके। अब ऊपर जो उदाहरण हम लोगों ने लिया है उसमें पुरस्कार एक स्वतंत्र चर है, उसमें था पुरस्कार और सीखना, ये दो चर था। अब पुरस्कार जो है वो स्वतंत्र चर है, इसलिए स्वतंत्र चर है कि उस पर दूसरे का प्रभाव पड़ रहा है, यानी दूसरे को वो प्रभावित कर रहा है, लेकिन दूसरा कोई भी चर यानी सीखना उसको प्रभावित नहीं कर रहा है। लेकिन पुरस्कार जो है वो सीखने को प्रभावित कर रहा है। जैसा पुरस्कार मिलेगा वैसा शिक्षण होगा, पुरस्कार मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसे एक कंट्रोल ग्रुप, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाकर भी हम इस पर शोध कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि पुरस्कार का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है, या प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो एक ग्रुप को हम पुरस्कार देंगे और एक ग्रुप को पुरस्कार नहीं देंगे और देखेंगे कि शिक्षण पर इसका क्या असर पड़ता है। तो इस तरह से पुरस्कार यदि हम कम देंगे तो शिक्षण कम होगा, पुरस्कार यदि हम अधिक देंगे तो शिक्षण अधिक होगा। तो इसलिए पुरस्कार स्वतंत्र चर हुआ या इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको हम कहेंगे। इस पर किसी भी चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें प्रयोगकर्ता इसके वैल्यू को घटा बढ़ाकर उसका प्रभाव आश्रित चर पर देखता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पुरस्कार कम करना है, ज़्यादा करना है, उसी को घटा बढ़ाकर शब्द लिखा हुआ है, यानी पुरस्कार को हम कम कर सकते हैं, उसका असर देखेंगे, फिर उसको बढ़ा सकते हैं, उसका असर देखेंगे और देखेंगे कि शिक्षण कैसा होता है। और इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि स्वतंत्र चर एक ऐसा चर होता है जो दूसरे चर को प्रभावित करता है, यानी आश्रित चर को प्रभावित करता है जो उस पर आश्रित है, जैसे कि शिक्षण या सीखना, लेकिन वह खुद प्रभावित नहीं होता है, यानी उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता है, उसे ही हम स्वतंत्र चर कहेंगे। जैसा इसका खुद का नाम है स्वतंत्र चर, यानी फ्री, स्वतंत्र, किसी का कोई प्रभाव इस पर ना पड़े, उसे स्वतंत्र चर कहेंगे। अब ये हमारे सामने तीसरा चर है जिसे कंट्रोल वेरिएबल या नियंत्रित चर कहते हैं। अब नियंत्रित चर किसे कहते हैं? तो नियंत्रित चर उसे कहेंगे जिसको प्रयोगकर्ता रोक कर रखता है या नियंत्रित करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। क्यों कंट्रोल करके रखता है? क्योंकि यदि उन चरों को नहीं नियंत्रित किया जाएगा, जिसका प्रभाव हमें नहीं देखना है उस प्रयोग में, तो शोध का रिजल्ट या निष्कर्ष पर प्रभाव पड़ने की संभावना रहेगी। इसे फिर से कैंटोविज और रॉडिगर ने परिभाषित किया है और उन्होंने कहा है कि नियंत्रण चर एक प्रकार का संभाव्य स्वतंत्र चर, यहाँ आप देखिए पोटेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, संभाव्य स्वतंत्र चर,
मतलब ये हुआ कि यदि इन चरों को नियंत्रित नहीं किया जाएगा या स्थिर नहीं रखा जाएगा तो ये स्वतंत्र चर की जगह लेकर आश्रित चर को प्रभावित कर देंगे, यानी कि ये पुरस्कार की जगह ले लेगा कोई दूसरा चर। क्योंकि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो जिसका प्रभाव हम देखना चाहते हैं वो हमारी समस्या में या हमारे प्रॉब्लम में उपस्थित होता है या उसको हम रखते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे चर होते हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत सी ऐसी वस्तु होती हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो शोध को प्रभावित कर रही होती हैं, जिसको नियंत्रण करना शोधकर्ता के लिए अनिवार्य होता है। यदि नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो फिर जो शोध के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोटेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पोटेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह हो जाएगा। ध्यान से आप सुनिए, देखिए, कि स्वतंत्र चर की तरह हो जाएगा। स्वतंत्र चर तो हम पूरे अपने प्रयोग में 1 या 2 रखते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे और चर हैं जिनका प्रभाव पड़ने लगेगा और वो स्वतंत्र चर की जगह लेने लगेंगे, तो वो आश्रित चर को प्रभावित करने लगेंगे, यानी पुरस्कार की जगह लेने लगेंगे, तो वो सीखने पर असर डालने लगेंगे। इसीलिए रॉडिगर और कैंटोविज ने कहा है कि नियंत्रित चर एक प्रकार का संभाव्य स्वतंत्र चर होता है जिसे प्रयोग के दौरान स्थिर रखा जाता है। स्थिर रखा जाता है यानी उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह एक ऐसा चर होता है जो परिवर्तित नहीं होता है, यानी ये चेंज नहीं होता है। जैसे शिक्षण कम होगा या ज़्यादा होगा ये चेंज होता है, लेकिन ये चेंज नहीं होता है, बिल्कुल स्वतंत्र चर की तरह होता है, क्योंकि प्रयोगकर्ता द्वारा इसे नियंत्रित कर लिया जाता है। यदि नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो ये फिर असर डालेगा, ये चेंज भी होगा और ये प्रयोग पर स्वतंत्र चर की जगह पर, जैसे पुरस्कार की जगह लेकर के, ये उस पर प्रभाव भी डालेगा। अब उदाहरण में नीचे हम देख रहे हैं, जैसे ऊपर के उदाहरण में हमने पुरस्कार और शिक्षण को लिया था, जिसमें 2 चर थे, पुरस्कार का शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें यहाँ पर देखिए कंट्रोल वेरिएबल या नियंत्रित चर यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जिसमें है एज, सेक्स, नेचर ऑफ लेसन, टाइम, ट्रायल आदि। यानी उम्र को हमें नियंत्रित रखना है। एक एज ग्रुप के लोगों को लेना होगा, या हम बच्चों को लें, जैसे 8 से 12 साल के बच्चे को, या 13 से 19 साल के किशोर को, या 18 से 22 साल के युवा को, या वृद्ध को। यानी कि एज को हमको कंट्रोल करना है कि किस एज ग्रुप पर हम रिसर्च कर रहे हैं या शोधकर्ता रिसर्च कर रहा है। उसी तरह से दूसरा सेक्स होता है, आप स्त्री पर कर रहे हैं या पुरुष पर कर रहे हैं या दोनों पर कर रहे हैं, या दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव देखना चाह रहे हैं कि लड़कियों में ज़्यादा शिक्षण होता है कि लड़कों में ज़्यादा शिक्षण होता है। तो इसको भी बिल्कुल क्लियर करके इसको कंट्रोल कर लेना होता है, और शोधकर्ता ये शोध के शुरू में ही बतला देता है कि ये किस सेक्स पर, किस यौन पर किया जा रहा है, स्त्री पर किया जा रहा है या पुरुष पर किया जा रहा है। उसी तरह से नेचर ऑफ लेसन आपका कंट्रोल वेरिएबल है, जिसको कि शोधकर्ता कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि इसे पाठ का जो स्वभाव होता है, स्वरूप होता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा। वो एक समान कठिनाई का होना चाहिए और तब उसका असर देखा जा सकता है। यदि बच्चे को, यानी 8 साल से 12 साल के बच्चे को यदि हम लेते हैं और बहुत कठिन कोई 18, 19 साल, 20 साल के विषय को हम ले लें, तो वो उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा और वो उसे सही ढंग से उसका शिक्षण नहीं हो पाएगा, वो सीख नहीं पाएगा, जिसके कारण हमारा शोध प्रभावित हो जाएगा। तो लेसन का जो नेचर होता है, जो स्वरूप होता है पाठ का, वो भी उसके जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है या शोध का जो ग्रुप समूह हमने लिया है, जो सेलेक्ट किया है, जिसे चुना है, उसको भी उसके भार के अनुरूप या उसके एज के अनुसार ही कठिनाई का होना चाहिए। उसी तरह से टाइम को, ट्रायल को, किस टाइम में हम ले रहे हैं, कौन सा समय ले रहे हैं, कौन सा महीना ले रहे हैं, इन सबों को भी ध्यान में रखना होता है और इन सारे को नियंत्रित कर करके इसको स्थिर रखना होता है, ताकि इसका प्रभाव आश्रित चर पर ना पड़े। यदि इसे नियंत्रित नहीं रखेंगे तो इसका प्रभाव आश्रित चर पर पड़ने लगेगा।
जो शोध के लिए सही नहीं होगा। अब इस स्लाइड में मैं फिर से और भी क्लियर स्पष्ट रूप से आपको चरों के बारे में समझाने का प्रयास कर रही हूँ, जिसमें उपरोक्त स्लाइड में जो हमने देखा था 3 चर थे, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और नियंत्रित चर, या आश्रित चर, स्वतंत्र चर और नियंत्रित चर। इन तीनों चरों का क्या महत्व है, किसे कहते हैं और किस तरह से ये एक दूसरे को प्रभावित करता है, प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता किस तरह से इनको प्लेस करता है, किस तरह से इनको अपने समुचित स्थान पर समुचित स्वरूप में रखता है, इसको हम इसके द्वारा समझेंगे। अब ऊपर जो हम लोगों ने उदाहरण लिया था उसी को यहाँ पर हम ले रहे हैं कि पुरस्कार का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें आप देखिए 2 चर हैं, एक है पुरस्कार और दूसरा है सीखना। तो यहाँ पर पुरस्कार स्वतंत्र चर है। पुरस्कार स्वतंत्र चर क्यों हुआ? क्योंकि पुरस्कार पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी सीखने का प्रभाव पुरस्कार पर नहीं पड़ता है, इसीलिए इसे स्वतंत्र चर कहेंगे। दूसरा यहाँ है आपको आश्रित चर। जो शिक्षण है या सीखना है वो आश्रित चर है, यानी सीखना पूरी तरह से आश्रित चर पर निर्भर करता है। सीखना पूरी तरह से स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है, यानी पुरस्कार पर निर्भर करता है। जितना पुरस्कार देंगे, जैसा पुरस्कार देंगे वैसा शिक्षण होगा। तो पुरस्कार शिक्षण को प्रभावित कर रहा है, लेकिन शिक्षण पुरस्कार को प्रभावित नहीं कर रहा है। इस बात को अच्छे से ध्यान से इसको समझिए कि क्यों पुरस्कार स्वतंत्र चर है और ये सीखना जो है वो आश्रित चर है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि पुरस्कार पर सीखने का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सीखने पर पुरस्कार का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सीखना पुरस्कार पर निर्भर करता है, इसलिए ये आश्रित चर हुआ। यानी शिक्षण पुरस्कार पर पूरी तरह से आश्रित है। जैसा पुरस्कार मिलेगा वैसा शिक्षण होगा। पुरस्कार यदि हिले डुलेगा तो शिक्षण भी कम या ज़्यादा होगा। पुरस्कार यदि कम ज़्यादा होगा तो शिक्षण की मात्रा में भी परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से अब स्वतंत्र चर और आश्रित चर आपको शायद समझ आ गया होगा। तीसरा जो चर है वो नियंत्रित चर होता है। नियंत्रित चर या कंट्रोल वेरिएबल जो होता है वो आयु, यौन, समय, पाठ का स्वरूप आदि को कहते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं तब इस प्रयोग में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, घटनाएं होती हैं जो इस प्रयोग को प्रभावित करती हैं, यानी हमारे शोध पर प्रभाव डालने का प्रयास करती हैं, जिसको स्थिर रख करके हम अपने शोध में वांछित निष्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हम एज को कंट्रोल रखेंगे, सेक्स को कंट्रोल करेंगे, टाइम को कंट्रोल करेंगे, जो शिक्षण का स्वरूप है, जो पाठ है, जो शिक्षण हम कराकर देख रहे हैं उसके स्वरूप को यदि हम निश्चित रखेंगे, निश्चित करके रखेंगे, स्थिर करके रखेंगे, तब हमारा ये शोध में सही निष्कर्ष आएगा कि वास्तव में पुरस्कार का सीखने पर असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, या पड़ता है तो कितना पड़ता है। इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्वतंत्र चर, आश्रित चर और नियंत्रित चर, ये तीनों चर एक दूसरे पर निर्भर हैं और तीनों शोध के लिए, शोधकर्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसे हमें समझना जरूरी होता है। और अंत में चरों की इस व्याख्या को या चर को समझने में उसका अंत
गैरेट की एक परिभाषा से हम कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए कि गैरेट ने कहा है, वेरिएबल्स आर एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज़ which exhibit differences in magnitude and which vary along some dimensions। यानी कि वेरिएबल या चर एक ऐसा गुण है, एट्रीब्यूट या क्वालिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड जो अलग अलग मैग्नीट्यूड के होते हैं। मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का बड़ा आकार अथवा महत्वपूर्ण, यानी कि वेरिएबल्स जो होते हैं वे ऐसे गुणों वाले होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि चर को गंभीरता से, सावधानी से प्लेस ना किया जाए तो उसका महत्व यानी मैग्नीट्यूड में अंतर आ जाता है। एंड विच वेरी अलॉन्ग सम डायमेंशन, यानी कि ये वेरी करता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, इनकी दिशाएं और दशाएं दोनों बदलती रहती हैं। तो इस तरह से गैरेट ने भी वेरिएबल को काफ़ी महत्वपूर्ण माना है और उनके गुणों को की व्याख्या की है कि उसमें गुणों का होना आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है शोध का। और इसके साथ मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को चरों के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और नियंत्रित चर के रूप में है, इसे उदाहरण के द्वारा समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है और आशा है कि आप इसे समझ गई होंगी। लेकिन फिर भी यदि कभी लगे कि आप कोई भी पोर्शन ऐसा है जो नहीं समझ पा रही हैं, तो आप हमें ऑनलाइन या व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप कॉल करके किसी भी माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान हमसे कर सकती हैं। थैंक यू।